तो डोनाल्ड ट्रंप ठहरा ठहरा बेवकूफ इंसान, एक सन की इंसान। वो उसकी बातों में उसके चढ़ावे में आ गया। यहाँ अगर मैं बात करूं जो बाइडन की, यहाँ बात करूं मैं बराक ओबामा की, तो शायद उनको भी उसने उकसाने की कोशिश की थी, पर वो लोग उसके उकसावे में नहीं आए थे। वो लगातार प्रोवोक करा यूएस को, लगातार प्रोवोक करा इजराइल, कंटिन्यू प्रोवोक। लेकिन ये आदमी है, ये पागल आदमी है, ये आ गया उसकी बातों में। देखिए एक बात सुनिए, आपके दरवाजे पे आप कितने भी कमजोर हैं मीनाक्षी जी, आपके दरवाजे पे मेरी दादागिरी कैसे चलेगी? क्यों चलेगी? और चलनी भी नहीं चाहिए। आपके मोहल्ले में जाकर मैं हुड़दंग करूंगा तो जो लोग आपसे नाराज है ना, आपके मुखालिफ हैं, उनको भी ये बात बुरी लगेगी कि चाहे कुछ भी सही, लेकिन मीनाक्षी हमारे मोहल्ले की रहने वाली हैं और ये कहीं का मौलाना आके क्यों हमारे मोहल्ले में हुड़दंग कर रहा है? तो ये उनके एरिया का मामला है, ये ओवरऑल मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज का मामला है। तो ठीक। इसके बारे में यूएस को सोचना पड़ेगा। और देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जहां तक बात है, वो अगर ये सोचे कि मेरी नेवी बहुत पावरफुल है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अमेरिका की नेवी कोई पावरफुल नहीं ठीक है, ये नहीं तो है, दुनिया वो बहुत जानती है कि पुरानी अगर बातें हो ईरान गई, वो वहां से हवा हट हवाई गया बातें तो हैं। वहां पर अमेरिका अपना राज विस्तार कर लेगा। लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ये जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी अब किसकी? मीनाक्षी जी देखिए, समुद्र के रास्ते में और ऐसे रास्ते में जहां पर शिपिंग जो है, सिविल शिपिंग के जहाज आते जाते हैं, वहां पर माइनिंग लगाना एक, मैं खुद को हम मानता हूं इसको समुद्री टेररिज्म है। ये आतंकवाद है समुद्र का। आपने वहां हथियार बारूद बिछा दिए है। आपको रोकना है आप रोकिए, आप अटैक करना है आप अटैक कीजिए। आप जो है उस सारे एरिया में माइंस बिछा देंगे, क्या वो आपका क्षेत्र है? आपका क्षेत्र नहीं है वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं। मैं अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी देश है दुनिया का, लेकिन जो ईरान ने किया है वो बहुत गलत किया है। आप कल स्टेट ऑफ मलक्का में वहां पर इंडोनेशिया करेगा तो आप क्या करेंगे? इससे भी बड़ा ट्रांजिट रूट वहां है स्टेट ऑफ मलक्का में। दुनिया के सारे स्टेट से अगल बगल के देश जो है रास्ता जाम करने लगे और माइंस बिछाने लगे कि मेरे को पैसा दो, मैं जो कहूंगा वैसी तरीके से तुम जाओगे। तब क्या होगा? कौन सी व्यवस्था रहेगी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की पूरे दुनिया में? कैसे व्यापार चलेगा? क्या सामानों की महंगाई नहीं बढ़ेगी विश्व में? ये टेररिज्म है। बम बारूद बिछाना टेररिज्म है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे, और ये जिस तरह की माइंस बिछाई गई हैं, मैं आपको बता दूं, ये मैहम 1 होता है, मैहम 2 और 3 है, और एक मैहम 7 है जो आपके स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। हाँ, मैहम 7 जो है, जी हाँ, मैहम 7 जो है ये एक इटालियन केसिंग के डिजाइन में होता है। ये बिल्कुल नीचे होता है और ये एकॉस्टिक और एयर प्रेशर, जो वहां वाटर प्रेशर होता है ना जहाजों के गुजरने के समय, ये इतना सेंसिटिव होता है कि उस प्रेशर को सेंस करके वो वहां से फटता है। सोचिए कितनी खतरनाक चीज है। आप माइंस निकालने भी जाएंगे, कुछ माइंस इसमें छूट गए तो भविष्य में कौन सा जहाज डूबेगा, कौन मरेगा, कोई नहीं जानता है। और आपने अगर बिछाया भी, मान लीजिए आपने बिछाया अमेरिकी जहाजों को रोकने के लिए, तो आपको उसकी मैपिंग करनी चाहिए थी, उसका खाका रखना चाहिए था कि ताकि भविष्य में इनको फिर अच्छी तरह से क्लियर किया जा सके। बिल्कुल सर, हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की थी जो हमने दिखाई भी थी कि कुछ माइंस जीपीएस लगी हुई थी, पता ही नहीं है कहाँ गई हैं, पानी की तेज बहाव के साथ बह गई हैं। कुछ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान किसी से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है कि उसे क्लियर करवा सके। कैप्टन कुमार, अब इन्हें साफ कर पाना क्या सच में बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी देश के लिए? माइन स्वीपिंग और माइन क्लियरेंसेस नेवी का एक अपना वॉरफेयर है। मैं एक माइन स्वीपिंग शिप पे आईएनएस एलेपी पे पहले काम कर चुका हूं। भारत के पास आज कोई माइन स्वीपर्स नहीं है। आज के अमेरिका के पास जो माइन स्वीपर्स थे उन्होंने बहरीन से हटाकर मलाक्का स्टेट में पहले मलेशिया और फिर सिंगापुर में रख दिया। जापान के पास उनके 4 माइन स्वीपर्स हैं जो आउटडेटेड हैं। आज की माइन स्वीपिंग जो तरीका है करने का वो बिल्कुल अलग है। अब कोई क्लोज इन माइन स्वीपिंग नहीं करता है। अब हमारे बड़े शिप्स दूर रह के ऑटोनोमस जो बोट्स हैं, रोबोटिक्स हैं, अंडर वाटर अनमैन्ड बोट्स हैं, उनके द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं। करीब करीब 1200 से 1400 माइल्स मुझे लगता है अमेरिका ने ऑलरेडी अपने अनमैन्ड बोट्स के साथ, जो एआई जनरेटेड उनकी बोट है बहरीन में, वो 100 से ज्यादा पहली विश्व की जो बोट है वो वहां खड़ी है, वो वहीं खड़ी है बहरीन में, उनको उन्होंने नहीं हटाया था। उनसे लगातार ये काम चल रहा था पिछले 3 महीनों से। एक बात मैं फिर से अच्छे से समझा दूं दर्शकों को, युद्ध किसी दिन रुका नहीं है। जब ये युद्ध रुकता है, गोलाबारी बंद होती है, तो ये माइन सुपर्स का काम, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इसीलिए डूबा था क्योंकि वो
अपने सोनार स्कैन से माइन स्वीपिंग के को मदद कर रहा था और वो अब्राहम लिंकन से अपडेट कर रहा है। सारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के पास हेलीकॉप्टर्स हैं। रीपर ड्रोन जो है वो भी माइंस को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये लगातार हमारी जो नेवी की कार्रवाई है, ये बड़ी जटिल कार्रवाई होती है और माइन सुपर्स आज के दूसरे तरह के होते हैं। जापान ने अपनी फ्लीट को रिऑर्गेनाइज किया अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए। नीदरलैंड, ग्रीस और इवन फ्रांस ने माइन सुपर्स भेजने की तैयारी की थी। 4 महीने पहले से सारी बातें चल रही हैं और ये चल रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं 1, 2, 3 स्टेज में लड़ाई नहीं हो रही, माइन सुपिंग लगातार की जा रही, रास्ता बनाया जा रहा। आपको मैं याद दिला दूं, इस्लामाबाद के टेबल पर जब टॉक चल रही थी तो 2 डिस्ट्रॉयर एक सुरक्षित रास्ते से अंदर घुसे थे, उन पर आईआरजीसी ने अटैक किया और वो चले गए। वो सिर्फ फ्लक्सिंग करने आए थे, ये बताने आए थे कि हमने ये रास्ता क्लियर कर दिया है। ये बातें बड़ी आराम से आकलन करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। उसी रास्ते से अमेरिका उनको ले जा रहा है। ये जो जहाज डूबा है ये थोड़ा नर्दर्न गया होगा, जहां लद्दाख के साथ उन्होंने माइंस बिछाई हुई हैं। ओमान के कोस्ट की तरफ थोड़ा क्लियर है, जहां पर इनकी अपनी पकड़ है, इनकी अपनी टैक्टिकल मिलिट्री माइट है, जो ओमान, यूएई के कोस्ट और बहरीन के पास पड़ता है। अगर आप नजदीक आए कोस्ट के तो गहराई कम हो जाती है और ये माइंस 100 फीट से ज्यादा, एक्चुअली गहराई वहां के 200 फीट है। ये एक्वेस्टिक माइंस, प्रॉक्सिटी माइंस, मैग्नेटिक माइंस और डिटेक्टिंग माइंस, कई तरह के माइंस हैं। इनको सबको हमें समझना होता है और ये कार्रवाई जटिल कार्रवाई है। एडमिरल ब्रैड कूपर के नेतृत्व में ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है क्योंकि ये नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है। फाइनली यही सब हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बिना वहां गए समझे और इन जगहों को अच्छी तरह से जानते हुए, माइन सुपर्स को समझते हुए ये सब आकलन करना थोड़ा जटिल हो जाता है और दर्शकों को समझाना जटिल हो जाता है। लेकिन एक सुरक्षित रास्ता आप है, जिस तरीके से उससे वो समझाते हैं क्लियर उसके करते बाद हैं। मुझे जी। लगता है हमारे दर्शक बिल्कुल समझ जाते होंगे। आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें समझा भी देते हैं अरविंद जी, लेकिन अब बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री को कहीं ना कहीं डर जरूर सता गया है कि अगर ईरान के साथ मिलकर के हॉर्मुज में हमने अपने जहाजों को, अपने द्वारा भेजे जा रहे जो फ्यूल है टैंकर्स को, अगर सही तरीके से नहीं भेजा तो ये हर दिन की घटनाक्रम होंगे। अब बिल्कुल सच बात है, इसने ये प्रूव कर लिया है। और बिल्कुल जैसा कि कैप्टन साहब ने साफ साफ कहा है कि जो माइंस को हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये पूरा का पूरा अगर इतना ही रिस्की रह जाएगा तो वहां पे आवाजाही बहुत सुरक्षित नहीं रह जाएगी और ऐसे में ईरान का उस पूरे के पूरे जो रूट है उस पर एक तरीके का वर्चस्व स्थापित होगा और मुझे लगता है कि वह यूनाइटेड स्टेट और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि लगातार जो ईरान बॉम्बार्डमेंट कर रहा है उसकी वजह से भी दरअसल यह साफ हो गया है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट के साथ हैं तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। और यही है कि सऊदी अरेबिया जैसे ताकतवर देश पे वो अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। वो कभी पाकिस्तान की तरफ काफी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, भारत से भी वो उम्मीद चाहते हैं, पर यह सब कुछ संभव नहीं है क्योंकि जब तक यूनाइटेड स्टेट और वहाँ की कंपनियां वहाँ लूट मचाती रहेगी तब तक मुझे लगता है कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली जब भी भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो ये साफ साफ बिना किसी कंफ्यूजन के लिखा जाएगा कि जो खासकर जो उपनिवेशवादी जो लालच था उसकी वजह से ये जो यूएस फोर्सेस यहाँ पर आई थी उसको मुंह की खानी पड़ी और जाना पड़ा। और साथ में यह भी देखा जाएगा कि जो इस्लामिक स्टाइल का जो प्रजातंत्र है उसने किस तरीके से काम किया, जो कि एक तरीके से जो कॉलोनियल फोर्सेस हैं उसके खिलाफ वह लड़ा था। और खासकर जो राजशाही वाली जितनी भी सत्ताएं हैं जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं, उन्होंने किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट का साथ दिया था। तो ये लगभग क्लियर है और ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, ये कोई 1 या 2 डिकेड्स में खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसका अंत हम जब तक देखेंगे, हम जब तक बूढ़े होंगे तब तक मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलती रहेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कि आगे आने वाला रशिया और यूक्रेन, ये दोनों देश, तीनों देश बनने वाले हैं। मौलाना नाज़िम अशरफी जी, आप कुछ कह भी रहे थे, उस बात को भी रखिएगा, लेकिन ईरान की तरफ से क्या कुछ और खास तैयारियां की जाएंगी जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ते जा रहा है? नहीं मीनाक्षी जी, ईरान का कुछ नहीं। ईरान तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर किसी का जंगल में घर है, उसके घर के वो क्या होता है, चारों दीवार के चारों तरफ तार लगवाता है और उस पर करंट भी छोड़ते हैं रात को। उन्हें मालूम है ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, लेकिन वो करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। मैं समझता हूँ, चलो मैं ये बात मान लेता हूँ, माइंस जो बिछाना है वो एक अच्छी बात नहीं है। और जहां तक ये समुद्री टेररिज्म की बात थी ना, तो मैं उसे सिरे से खारिज कर रहा हूँ। उसकी वजह अपने घर को रखाने के लिए आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा।
ईरान की बात तो यह है, मैं ये कह रहा हूँ, ये अमेरिका इतनी दूर आके सात समंदर पार से, इस अमेरिका का यहाँ मतलब है क्या, ये यहाँ पर है क्यों, ये होता कौन है, ये क्यों है यहाँ पर, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फालतू की कमाई या दौलत इकट्ठा कर लेना, तेल पर कब्जा करना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब जैसे मलक्का की बात हो रही थी, मैं जानता हूँ मलक्का से 29% वहां से सप्लाई होती है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो 20%, यानी ओवरऑल 49%, 50% आप मान लीजिए, 50% सप्लाई दोनों स्टेट से होती है। तो ये ईरान भी जानता है, ईरान को मालूम है मैं ज्यादा नुकसान में हूं, मैं ज्यादा घाटे में हूं, और आगे भी मुझे ज्यादा घाटा होने वाला है, लेकिन भी ईरान करे तो क्या करे? वो इतनी दूर से आके, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका यहाँ इंटरफेयर है ही क्यों? वो है कौन, वो कौन है, वो करता क्या है यहाँ पर आके, उसका क्या मतलब है? तो यही चीज है, कहीं ना कहीं मरता क्या ना करता, कब तक आदमी सहेगा? सब लोगों को तो उसने सता के रखा हुआ है, तो वो तो टेररिज्म नहीं कर रहा। अगर कोई अपनी हिफाजत कर रहा है तो वो टेररिज्म। तो ये देखिए कितनी गलत बात है। ठीक है, लेकिन ये अपने अपना तरीका हो सकता है विंग कमांडर आलोक सहाय जी, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके रास्ते से ही तमाम देशों को गुजर करके जाना है, तो वहां करंट फैलाना तो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।